नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वच्छ दुनिया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, इस समय देश और दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। न केवल भारत बल्कि ये जो बीमारी चीन से उठी है, अभी मुझे नहीं लगता कि कोई वैक्सीन बनी हुई है इस विषय पे। तो समय का सदुपयोग यही हमारे हाथ में है, और वो उपयोग ये है कि हम अपने घरों में रहें, जो काम आज तक नहीं कर पाए हैं उसको करें, अपने बच्चों के साथ रहें, शैक्षिक गतिविधियों में रहें, और जो भी तमाम सारे काम हैं जो हम कर सकते हैं। मैं चूंकि सोशल रिसर्च फाउंडेशन नामक एक संस्थान चलाता हूं, उच्च शिक्षा में काम करता हूं, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं शैक्षिक गतिविधियों से आपको वाकिफ कराता रहूं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में डॉक्टर मनोज पांडे साहब हैं। आप लखनऊ यूनिवर्सिटी के लाभ विभाग में हैं और लखनऊ शिक्षक संघ के आप अध्यक्ष हैं। पांडे साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारे साथ दूसरे जो विशेषज्ञ हैं वो डॉक्टर डी के अवस्थी साहब हैं। डी के अवस्थी साहब विभागाध्यक्ष हैं रसायन विज्ञान विभाग में किसी महाविद्यालय में। अवस्थी साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। और हमारे साथ डॉक्टर DNS यादव साहब हैं विशेषज्ञ के रूप में, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में भैया प्रोफेसर DNS यादव साहब हैं। DNS यादव साहब, जी जी जी, प्रोफेसर DNS यादव साहब हैं जी। मैं आपका बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप वरिष्ठ जन आज हमारे साथ हैं, हमारे एक फ्रेम में हमसे बात कर रहे हैं, और हमको आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आपके सामने वो तमाम अनुत्तरित प्रश्न जो मेरे दिमाग में हमेशा चला करते हैं, और तमाम शिक्षकों और तमाम शोधार्थियों के तमाम प्रश्न जो मेरे साथ होते हैं, मैं उन्हें आपके साथ साझा करना चाहता हूं। आज का जो प्रश्न है, जो आज की चर्चा का विषय है, वो ये है कि आप जानते हैं कि शोध परक शिक्षण में बहुत सारी कमियां आ रही थी, गिरावट भी आ रही थी, जिसे UGC ने ठीक करने के लिए जो शोध पत्रिकाएं यहाँ भारत में चल रही थी उनकी एक लिस्टिंग करी, उनको एक सूचीबद्ध किया कि अब हम उन्हीं सूचीबद्ध पत्रिकाओं में आपके पेपर को मान्य करेंगे जिसको हम सूचीबद्ध कर रहे हैं। इस क्रम में जनवरी 2017 में उन्होंने 38,653 जर्नल्स को रखा, जिसमें भारतीय जर्नल बहुत ही कम थे। जब हमने इस बात को UGC के समक्ष रखा तो अप्रैल 2017 में उन्होंने लगभग 18-20 हजार भारतीय जर्नल्स को और उसमें शामिल किया, ताकि भारतीय पट्टी के जर्नल, हिंदी पट्टी के तमाम सारे जर्नल से जो उसमें शामिल होने का जिनको मौका मिला। UGC इस लिस्ट से बहुत कुछ खुश नहीं थी। उसने 2 मई 2018 को लगभग 4305 जर्नल्स को उस सूची से बाहर किया। उस सूची से इसलिए बाहर किया क्योंकि उस सूची में जो जर्नल्स थे वो कई एक ही शीर्षक के बहुत सारे थे। बहुत सारी क्लरिकल मिस्टेक थी UGC की, जो मैंने जहां तक देखा था। लेकिन खैर, हम ये मानते हैं कि 2 मई 2018 को वो सूची पूरी तरीके से परिष्कृत हो गई थी, बहुत अच्छी सी सूची बन गई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश 14 जून 2019 को उस सूची को रिप्लेस कर दिया गया एक नई सूची के साथ, और अब की वो सूची थी करीबन 53,354 जर्नल या 52,354 जर्नल की सूची थी, जिसमें भारतीय जो जर्नल थे वो मात्र 1354 थे। 1354 जर्नल को भारतीय जो सूची थी उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया था, जिसमें जो 1354 जर्नल तो भारतीय थे, लेकिन जो बाकी के जर्नल थे वो स्कॉपस के थे और वेब ऑफ साइंस के थे। वेब ऑफ साइंस के करीबन 14,000 से ऊपर के कुछ जर्नल थे, और जो स्कॉपस के जर्नल थे वो 39,111 जर्नल थे। मेरा खाली इतना कहना था कि जब 1354 जर्नल ही भारतीय हैं, तो भारतीय शोध पत्रिकाओं के जो लेखक थे, क्योंकि लगभग करीबन 1 लाख से भी ऊपर शोध पत्रिकाएं भारत में रन कर रही हैं, ये भारतीय जो शोधार्थी हैं और भारतीय शिक्षक गण हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा अच्छा प्रश्न था कि विदेशी जर्नल में जाके पेपर छपवाना। मैंने और भी दरियाफ्त करी तो मैंने पाया कि जो रीजनल लैंग्वेज के यहाँ के जो शोधार्थी थे, वहां उन्होंने जो स्कॉपस वाले जर्नल से उन्होंने कह के रखा था कि यदि भारत का या कोई भी जो पेपर आप हमारे पास आएगा उसमें कम से कम शीर्षक, एब्स्ट्रैक्ट, लेखक का नाम और बहुत सारी चीजें केवल अंग्रेजी में ही होंगी। जो संस्कृत और जो रीजनल भाषाओं के शोधार्थी थे उनके लिए ये बहुत बड़ा टास्क था। और वैसे भी सर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के उन जर्नल्स में पेपर छपवाना अपने आप में, जो बच्चा अभी PhD कर रहा है या जो टीचर यहाँ पे काम कर रहा है, उनके लिए ये एक यक्ष प्रश्न है कि वहां तक हम कैसे पहुंचे। मेरे ख्याल से आप लोग बहुत विज्ञ हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। शोध में आप बहुत पारंगत हैं, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आपके साथ बहुत सारे शोधार्थियों ने शोध किया हुआ है आपकी छत्र छाया में।
मैं डॉक्टर यादव के पास चलता हूं कि सर आप मेरी बात से कहां तक सहमत हैं और इस सूची को कैसे और सुधारना चाहिए ताकि भारतीय जो शोधार्थीगण हैं, भारतीय जो शिक्षक हैं, उनको उनके प्रकाशन के लिए एक उचित प्लेटफॉर्म प्राप्त हो सकता। यादव साहब। डॉक्टर राजीव जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ जी, क्योंकि जो यूजीसी के हमारे जनरल से जो हमारे अपने भारत की शोध पत्रिकाएं हैं, जो हमारी मतलब नेटिव अपने भारत के शोधार्थियों की पत्रिकाएं हैं, जब तक उनको यूजीसी के जर्नल में प्रॉपर स्थान नहीं दिया जाएगा तो उससे जो एक एनकरेजमेंट होता है, जो एक उत्साह होता है जिससे कि हम बच्चों में एक प्रोत्साहन कर सके, शोध में एक गुणवत्ता ला सके, और अगर जब हमारा जो शोध पत्र है जो यूजीसी की पत्रिका में शामिल होता है तो जाके हमें भी अपने उस गुणवत्ता के स्तर का पता चलता है कि वी आर ऑफ अप टू दैट पर्टिकुलर लेवल। रह गई बात की जो यूजीसी ने बहुत से विदेशी जर्नल्स को मतलब प्राथमिकता दी है हमारे अपने जो स्वदेशी जो शोध पत्र हैं उनके स्तर पर, तो मेरा मानना यह है कि वो एक हो सकता है गुणवत्ता का मापदंड अपनी जगह हर जगह होता है, लेकिन प्रश्न ये है कि जब हम अपने ही स्थानीय तौर पर जो हमारे लोकल शोध पत्र हैं उनमें जब हम अपनी इस तरह की गुणवत्ता में प्रतिद्वंदिता का भाव पैदा नहीं करेंगे तब तक हम वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हमारा ये मानना है कि हमें कुल मिलाकर के यूजीसी से या जो हमारी इस तरह की जो रेगुलेटरी संस्थाएं हैं, जैसे कि हमारा यूजीसी हमारा रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है, तो हमें उनको इस तरह का वो उनसे अनुरोध करना चाहिए या उनसे इस बात की प्रत्यावेदन देकर के सिफारिश करना चाहिए कि जो हमारे जो स्थानीय शोध पत्र हैं उनके लिए जो यूजीसी जो भी अपना मापदंड तय करना चाहे करे, और उसमें यूजीसी एक ऐसा मापदंड तैयार कर ले कि उसकी सूची में इतने प्रतिशत जो होंगे शोध पत्र वो विदेशी होंगे, अंतरराष्ट्रीय, और जो इतने प्रतिशत जो होंगे शोध पत्र उसमें निश्चित रूप से मैंडेटरी रूप से हमारे जो इंडियन जर्नल्स हैं उनकी सहभागिता होगी, और उसमें कम से कम एक तरह का विकल्प रहेगा। जैसा कि आपने कहा कि बच्चों को जब हम किसी विदेशी शोध पत्र में उसमें उनके पब्लिकेशन की बात करते हैं तो उन्हें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इंडियन जर्नल्स में अगर 50% हमारी सहभागिता होगी तो कम से कम हमारे शोध पत्रों का जो प्रकाशन होगा, जो हमारे बच्चों के रिसर्च का जो प्रकाशन होगा उसमें उनको सुविधा होगी और उनका एक उत्साह बना रहेगा। और जहां तक अपने खुद के टीचिंग प्रोफेशन की बात है, अभी जैसे कि हमारा एपीआई सिस्टम है, एपीआई सिस्टम में भी हमारे जो टीचिंग प्रोफेसर है, जो हमारे टीचिंग कम्युनिटी है, सबको अपना कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो उस कंट्रीब्यूशन में अब हमारी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन को ये जरूर देखना पड़ेगा कि हमारे जो टीचर्स हैं उनके कैरियर प्रमोशंस में बेहतरी के लिए क्या सुविधाजनक होगा, जो प्लेटफॉर्म उन्हें देना है। हाँ ठीक है, ये जरूर मानना है कि यूजीसी को जो अपना गुणवत्ता का स्तर बनाना हो, स्टैंडर्ड बनाना हो, वो मापदंड तय कर दे और वो मापदंड तय करके हमारे पत्रिकाओं की से अपेक्षा करे कि उस तरह का हमारा स्टैंडर्ड हो। लेकिन कम से कम हमारी ये रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि यूजीसी से कि 50% हमारे इंडियन जर्नल्स को उसमें स्थान दिया जाए उनकी सूची में और 50% विदेशी जर्नल रखें, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब गुणवत्ता का हमारा उनका एक कंपटीशन होना चाहिए। उस कंपटीशन के मुताबिक हम दोनों जब आमने सामने होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी गुणवत्ता में भी बेहतरी लाएंगे। लेकिन एकदम से जैसा कि आपने कहा कि 53,000 जो सूची में जर्नल्स हैं उसमें हमारे भारत के महज 1300 के आसपास जर्नल सिमट करके रह जाना, ये अपने आप में एक चिंता की बात है। और इसमें हम जैसे कि हमारे मनोज पांडे साहब भी हैं, काफी सक्रिय रहते हैं इस दिशा में, और उसमें सरकार के भी माध्यम से और खासतौर से यूजीसी जो हमारी रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन है उसके माध्यम से भी हम उनसे गुजारिश करें, उनको प्रत्यावेदन दें कि हमारे इंडियन जो हमारे जर्नल्स हैं उनको कम से कम 50% की सहभागिता दी जाए। अगर 53,000 की सूची है तो कम से कम उसमें हमारे 25,000 तो आने ही चाहिए कुल मिलाकर। तब जाकर के मनोबल बढ़ेगा, प्रोत्साहन बढ़ेगा, रिसर्च के क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको मालूम होगा कि हमारा जो शोध पत्र होगा वो छपने जा रहा है, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। अदरवाइज तो वी विल बी डिस्करेज्ड नाउ। उसके लिए हमारा सबमिशन ही होगा।
कि प्रतिशतता उसमें बढ़ाई जाए, और उसके लिए हम यूजीसी से इस बात का गुजारिश करते हैं। सर बिल्कुल, मैं आपकी बात का स्वागत करता हूं, और मैं पांडे साहब के पास चलूंगा, लेकिन पहले मैं अवस्थी साहब की बात सुनना चाहूंगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि देखिए, शोध किसी भी देश का, किसी भी कंपनी का, इवन देश तो बहुत बड़ी चीज होती है, अगर कोई एक साबुन बनाने वाली कंपनी भी है तो शोध तो उसका नितांत गोपनीय मसला होता है। हर कंपनी का अपना R&D सेल होता है, और कोई किसी के कंटेंट को शेयर नहीं करता, तभी तो दोनों में एक डिफरेंस होता है, तभी तो सबके कंटेंट एक यूनिवर्सल होते हैं। मैं अवस्थी साहब के साथ ये विचार साझा करना चाहता हूं कि शोध जैसी गोपनीय चीज, जो कि हम लगभग रोज हम कोई अपने देश की कोई शोध कर रहे हैं और शोध हुआ नहीं है, लेकिन हमने शोध पत्र कहीं विदेशी जर्नल में ले जाके दे दिया, तो हमारे आइडियाज चोरी होने के, हमारे आइडियाज सार्वजनिक होने के भी खतरे बढ़ जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे केवल वही शोध होना चाहिए जिनका पेटेंट हमारे जो पेटेंट के स्तर तक पहुंच जाए, वरना ऐसी भी बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। और दूसरी बात यह कि हमारी गली के अलग शोध होंगे, हमारे देश के अलग शोध होंगे, शहर के अलग शोध होंगे, और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो शोध होंगे वो दूसरे होंगे, क्योंकि जो हमारी गली, जो रिव्यूअर होगा वो हमारा भारतीय रिव्यूअर ही भारतीय परिस्थितियों को समझ पाएगा। विदेश में बैठा हुआ रिव्यूअर हमारी भारतीय परिस्थितियों को नहीं समझ पाएगा। अवस्थी साहब क्या कहते हैं? आपको, आप केमिस्ट्री से हैं, रसायन विज्ञान से हैं, तो जाहिर सी बात है शोध आपका बहुत नितान, मतलब एकदम से जुड़ाव है आपका शोध के साथ, तो आप क्या कहते हैं सर इस विषय पे? सर मुझे ये कहना ये है कि इस प्रक्रिया में अगर यूजीसी ने कोई लिस्ट बनाई है तो मैं उसके क्राइटेरिया को नहीं समझ पा रहा हूँ। यूजीसी की जो लिस्ट है वो एकेडमिक्स वालों के लिए है। बहुत से रिसर्च जर्नल्स ऐसे हैं जो बाहर में हम लोग छपाते हैं और बहुत अच्छे अच्छे पेपर्स होते हैं। जैसे कि अभी एक आपको रिसेंट चीज बताता हूँ कि सोडियम हाइपोक्लोराइड इन लोगों ने सैनिटाइजर के रूप में इस्तेमाल किया, पर अगर इसी जगह हम ब्लीचिंग पाउडर ले लें और उसको बाल्टी में घोल लें और घोलने के बाद उसके पानी को छान कर उससे हम सैनिटाइज करें तो वो भी हम काम कर सकते हैं इजिली घर में, उससे भी सैनिटाइजेशन हो जाएगा। पर सोडियम हाइपोक्लोराइड बनाने में और उसमें बड़ी मेहनत लग रही है। इसको इस तरह से चीजों को घरों में लोगों को बताने के लिए, नॉलेज देने के लिए हम अपने जो है इंडियन जर्नल्स को प्रेफरेंस देते हैं। एक बात आपको बताते हैं बहुत पुरानी, कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को हिंदुस्तान ने रिजेक्ट कर दिया था, और वही विदेश में जाकर उन्होंने ही अपने को ये स्थापित कर दिया कि वो नोबेल लॉरेट बन गए। तो ये है कि हिंदुस्तान में होता क्या है कि आदमी की पहचान आसानी से नहीं की जाती है, उसको डिग्रेड बहुत किया जाता है, उनके जर्नल्स को बहुत डिग्रेड किया जाता है। आदमी बहुत मेहनत करता है हिंदुस्तान का, पर उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिलने के कारण उसको बहुत परेशानी होती। मैं आपको बता दूं, एट प्रेजेंट मैं 100 जर्नल्स के एडिटोरियल बोर्ड्स में हूं, और मेरे मोर देन 100 जो है रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल जर्नल में। मैं इजिप्शियन साइंटिस्ट और नीदरलैंड और फ्रांस के साइंटिस्टों के साथ काम कर रहा हूँ। मैं इतनी रिसर्च करता हूँ। यूजीसी ने अपना एक क्राइटेरिया बना रखा है, पर अगर आप साइंटिफिक लेबोरेटरीज की रिसर्चेस को देखें तो वो यूजीसी को इतना प्रेफरेंस नहीं देती, वो इंटरनेशनल जर्नल्स को प्रेफरेंस। वहां भी नए बच्चे रिसर्च करने जाते हैं जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। केवल ये टीचरों के लिए एक क्राइटेरिया बनाकर उनको डिग्रेड करने का काम किया जा रहा है। एक उनको जो है परेशान किया जाता है कि एक लिस्ट उन्होंने निकाल दी है। इतने तमाम सारे जर्नल है। मैं अभी आपको कल की लेटेस्ट घटना बताता हूँ कि मेरा जो है लेटेस्ट जो है एडिटोरियल बोर्ड्स में सिलेक्शन हुआ, और वो जर्नल है जर्नल ऑफ करेंट्स ट्रेंड्स ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, और मैं आपको तो ये न्यूयॉर्क से निकलता है जर्नल। अभी वाइट साइंसेस के जर्नल्स में मेरा नाम आ गया है। तो मैं आपको बता रहा हूँ ऐसा नहीं है कि केवल एक यूजीसी ही एक मेन क्राइटेरिया बना दिया गया कि अगर एक आदमी किसी जगह एक जगह मान लीजिए वो कमजोर हो जाता है तो वो कमजोरी है, ऐसा नहीं है। वो दूसरी जगह भी निकल कर आता है, क्योंकि उसको चमकना है तो वो चमकेगा कहीं भी जाके। ये हमारे यहाँ बहुत से साइंटिस्टों को डिग्रेड किया गया। मुझे बड़ी अफसोस होती है कि जिस वक्त आत्माराम जी ने हरगोविंद खुराना जी का इंटरव्यू लेके उनको रिजेक्ट किया गया था, वो बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी उस वक्त। तो उस वक्त वो चले गए थे यहाँ से विदेश। इसी तरह से हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी रिसर्चेज हो रही हैं जिनको की किया जाता है। हम हिंदुस्तानी हैं, हमको अपने लोगों को पहले प्रेफरेंस देना चाहिए, बाद में इंटरनेशनल जर्नल्स को प्रेफरेंस देना चाहिए। अगर हम अपने को ही नहीं पढ़ाएंगे, अपने को ही नहीं समझेंगे, तो फिर हमको कौन समझेगा जाके। उसके लिए फिर तो हमको डबल मेहनत करके आगे आना पड़ेगा। तो मुझे क्या कहना क्या है कि जो शोध पत्रिकाएं छप रही हैं
कॉलेजेस में वो डिग्रेड नहीं हो, वो लोग अपनी मैक्सिमम पत्रिकाएं आए उसमें स्टैंडर्ड जो है आर्टिकल्स मंगाएं और उनको यूजीसी को कन्विंस करें। जैसे हमको क्लास में कन्विंस करना पड़ता है बच्चे को कि हमारी ये पत्रिका जो है सबसे अच्छी है, इसमें ये आर्टिकल्स छपे हैं, उनके जो भी बोर्ड्स बने हैं उनके सामने उनको भेजें। और अपनी क्वालिटी को जब तक हम प्रूव नहीं करेंगे तब तक हमको जो है स्थान नहीं मिलता है। हमको जो है खुद अपने, मुझे तो केवल एक ही शेर याद आता है कि जमीन पर तो उड़ सकते हैं कुछ ही कदमों तक, पर आसमान में तो वही उड़ते हैं जिनके अपने पर होते हैं। तो करना क्या है, जब तक आप अपनी क्वालिटी को आप इम्प्रूव नहीं करेंगे, अपने को नहीं, किसी के कह देने से नहीं हो जाता कि कोई आदमी किसी को कह दे कि साहब आपका जर्नल्स बेकार है, आपको हम यूजीसी लिस्ट में नहीं रखेंगे। इसके मतलब ये नहीं है कि वो बेकार है, उसको जो है अपनी क्वालिटी को प्रूव करना पड़ेगा। मेनली क्या होता है कि जो साइंस जो होती है वो इंग्लिश मीडियम में ही अधिकतर किताबें, हिंदी मीडियम में बहुत कम है। हिंदी में इसका प्रोत्साहन बहुत कम दिया गया साइंस को। तो क्या है, तो हिंदी गांव का जो बच्चा आता है वो इंग्लिश नहीं लिख पाता, वो समझा नहीं पाता चीजों को, तो उसको अपने गाइड के पास, कुछ गाइड्स भी ऐसे होते हैं जो उनको दौड़ाते रहते हैं, उनको परेशान करते रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उनकी थीसिस कराते हैं, उनके पेपर्स छपाते हैं, उनको कभी कभी डिस्करेज भी कर। तो ऐसा नहीं है, वो बच्चा अपना है। अगर उस बच्चे को अगर हम इनकरेज करेंगे, लिखाएंगे, तो 2-4-10 पेपर लिखने के बाद उसकी लिखने की आदत आ जाती है। और अगर आप उसको डिस्करेज कर देंगे तो वो नहीं हो पाएगा सर। नहीं सर आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस बात से सहमत हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन, जिस संस्था को मैं सचिव हूं, मैं इसको रन कर रहा हूं, अभी कम से कम भारत का 60 से 70 हजार टीचर हमसे जुड़ा हुआ है। और 2010 से कम हमने 15 से 20 हजार रिसर्च पेपर छापे हैं। विदेशी पेपर भी हमारे पास आते हैं। और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं डॉक्टर मनोदत्त पाठक साहब, वो स्वर्ग, अभी उनकी डेथ हुई है रिसेंटली 2 महीने पहले। भारत में IR-20 धान की खोज उन्होंने की और उनको डायरेक्टर अंतरराष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट मनीला में वो पद मिला। और सर बोरलाग पुरस्कार, जो कि कृषि का नोबेल कहा जाता है, उससे वो सम्मानित हुए। तो सर वो बाहर हुए ना, यहाँ हिंदुस्तान में उनको क्या कंसिडरेशन दिया गया? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सर जो आपने कहा कि प्रतिभा इस बात की मोहताज नहीं होती कि वो अंतरराष्ट्रीय है कि वो हमारी गली की है। प्रतिभा तो हमारी गली से ही निकलती है। जेम्स वाट भी जब निकले तो जेम्स वाट ने कोई रिसर्च पेपर छपवा के शोध नहीं किया था सर। जेम्स वाट ने पहले शोध किया था, रिसर्च और रिसर्च पेपर तो बाद में निकलने शुरू हुए थे। लेकिन इस समय जो समस्या है वो ये है कि जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि अगर हमारा पेपर अंतरराष्ट्रीय किसी जर्नल में छप जाए, मतलब जो स्कॉपस इंडेक्स जर्नल हो उसमें छप जाए, तो वो पेपर अच्छा हो जाएगा। और अगर हमारा ही लिखा हुआ पेपर कानपुर वाले, लखनऊ वाले या भारतीय किसी जर्नल में छप जाएगा तो क्या वो खराब हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। चाहे वो भारत का हो, चाहे वो जो है वो अमेरिका का हो। मुद्दा इस बात का नहीं है। हमारी सरकार या जो हमारी नियामक संस्था यूजीसी है, उसको ये देखना चाहिए था कि हमारे जो लिखने वाले लोग हैं उनकी क्वालिटी वो होती जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने आप को पेश कर सकते थे। जो लड़ाई है वो इस बात की होनी चाहिए थी। मेरे साथ डॉक्टर मनोज पांडे साहब हैं, जो हमारे प्रतिनिधि भी हैं, शिक्षक प्रतिनिधि भी हैं और स्वयं अपने आप में बहुत विज्ञ हैं, बहुत प्रबुद्ध हैं। मैं उनके पास चलता हूं और उनके सामने ये प्रश्न रखता भी हूं कि भाई, जब पीएचडी एक बच्चा करता है तो उसके पहले कह दिया जाता है कि एट द टाइम ऑफ सबमिशन यू हैव टू शो 2 रिसर्च पेपर। एक तो वो, दूसरी बात ये कि अभी जुलाई आ रही है, हमारे शिक्षक बंधुओं को एपीआई में फॉर्म भरने के लिए, प्रोन्नत करने के लिए उनको भेज दिया जाएगा। ऐसे में स्कॉपस इंडेक्स जर्नल या वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल में पेपर छपवाना यहाँ के भारतीय लोगों के लिए एक बहुत कठिन काम है। एक और बात कि जब हम 60 दिन के लॉकडाउन में हैं, जहां हमको हर तरह की छूट दी गई है, मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगा क्योंकि एक पत्रकार हूं, जब हमको शराब का सेवन की भी छूट दे दी गई, पान मसाले की फैक्ट्रियां खोल दी गई, तो क्या हमारे जर्नल इस लायक नहीं है कि उनको कह दिया जाता कि भाई तुम भारतीय जर्नल में पेपर छपवा लो, कम से कम लिखने की हैबिट तो बढ़ती है आपकी। और मेरी कैपेसिटी आप तक पहुंचने की है तो मैंने अपनी बात आपके समक्ष रखने की कोशिश की। आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप हमारी बात को आगे तक भी लेके जाएं। एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर मेरी ही लिखी एक कविता है कि बोलो अगर सबको जीना है सर उठाकर, वरना नहीं रख पाएंगे आजादी हम बचाकर। मैं बताना चाहता हूं कि 14 जून 2019 को जो जर्नल्स की सूची थी, मैंने बताया था 1354 थी।
लेकिन अभी 2 महीने पहले मैंने ही एक आरटीआई डाला था और उसी के परिप्रेक्ष्य में या जो भी यूजीसी का जैसा नियम हो, वो जनरल की सूची जो 1354 थी वो घट के 1076 रह गई। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगले 6 महीने में वो 500 और 600 ना रह जाए। मैं इसलिए मनोज पांडे जी के साथ चलता हूं, आपके पास आता हूं कि आप हमारे इस निवेदन को भी समझें और शिक्षक का कष्ट भी समझें, शोध का कष्ट समझें, अपनी बात रखें और हमारी बात को आगे पहुंचाने के लिए भी आप जो है वो प्रयासरत हो। मनोज जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे बड़े भाई डीएनएस यादव जी जब बोल रहे थे और डीके सर ने कहा, मैं आप दोनों के विचारों से सहमत हूं, सहमति भी है। लेकिन जो असली चीज है, जो मेरी समझ में आया इतने वर्षों में शिक्षक संगठनों में बार बार आंदोलन करते करते, कि चीजें बदलती कैसे हैं और बदली क्यों जाती है। असल में हमारे देश में सरकारों की जो नीयत है, हम सरकारों पर प्रश्न उठाते हैं, किसी एक सरकार पर नहीं। बिल्कुल, सरकारों की जो नीयत है वो वास्तव में दिखावे की है और चीजों को बढ़ाने की नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि हम दुनिया के दूसरे देशों की नकल बहुत करना चाहते हैं। ये जो एपीआई आया, ये एपीआई कहां से आया, किसकी सरकार में आया? और अगर आप चीजों को देखें तो इन चीजों को रोजी और रोजगार प्रमोशन से जोड़ दिया गया। हमारे देश में शोध को बढ़ाने की बात तो सोची नहीं जा रही है। जनरल्स इसलिए नहीं छप रहे हैं या छापे जा रहे हैं, या यूजीसी उसको रिकॉग्नाइज इसलिए नहीं कर रही है कि हमें शोध को बढ़ावा देना है। हमें तो दुनिया के दूसरे देशों के साथ एमओयू करके अपना देश में क्रेडिट बढ़ाना है। एक दूसरा, अगर आप चले पीछे की तरफ, तो कुछ दिन पहले तक तो यूजीसी लगता था डिफंक्ट बॉडी है, यूजीसी को समाप्त करने की बात भी भारत सरकार ने करना शुरू कर दिया था कि यूजीसी ही समाप्त कर दिया जाए। सवाल ये है कि जब तक सरकारों की मंशा स्पष्ट नहीं होगी, सरकारें स्वदेशी की बात तो करती हैं, लेकिन स्वदेशी एक केवल दिखावे के रूप में है। हम विदेशों की तरफ ज्यादा भागते हैं। अगर हम देखें तो जो हमारे इंटरनेशनल सेमिनार के नाम पे जो सेमिनार होते हैं, भारत उत्तर प्रदेश के एक कोने पर चलिए, गोरखपुर के उस पार चले जाइए, बहराइच के उस पार चले जाइए और कर लीजिए, वो इंटरनेशनल हो जाएगा। और बहराइच में करेंगे तो नेशनल हो जाएगा। तो सरकारों ने जो सोचा, सरकारों की जो सोच है, जब तक इसमें स्पष्टता नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात कि जो एमएचआरडी हमारी जो मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, आप याद करें पिछले सरकार में इसको प्रमोशन से जोड़ दिया गया और मंत्री ने कहा कि टीचर्स आर डूइंग फ्रॉड। आप एक बात बताइए कि आप हमारे टीचर्स को जो शिक्षा में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, उनके ऊपर अगर आप ऐसा आरोप लगाएं कि दे आर डूइंग फ्रॉड्स, आप नियम लेकर के आते हैं और पीछे से लगा देते हैं और आप टीचर को मजबूर करते हैं कि भैया आप यू मस्ट डू फ्रॉड, और अगर वो नहीं करता है तो प्रमोशन नहीं पाएगा। तो चीजों को आप पटरी से खुद ही उतारते हैं। टीचर, आप दिल्ली में पता कर लीजिए, इस एपीआई के चक्कर में हम सब तो उत्तर प्रदेश में प्रमोशन नहीं पा गए। संगठनों ने संघर्ष किया, आप सबने संघर्ष किया, बहुत दूर तक एपीआई को लेकर के आए। एपीआई की कमियों को, खामियों को सरकारों से बताया गया कि भैया ये पीछे से जो आप मांग रहे हो, जब हिंदुस्तान में चीजें हैं नहीं तो मिलेंगी कहां से। दिल्ली में आज भी प्रमोशन नहीं हुआ। तो जब एक तरफ सरकारें नारा देती है सुखी मन शिक्षक, तो भैया जब तक सुखी मन शिक्षक कैसे। दूसरी तरफ जब यूजीसी जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, यूजीसी हमारे जर्नल्स को प्रमोट ही नहीं करता। वो जानबूझ करके विदेशी टैग लगाया जाता है ताकि हम ये कह सकें कि हमारे देश में जो लोग हैं, हम गाली दे सकें अपने शिक्षकों को, अपने विद्यार्थियों को कि हमारा स्तर इतना बड़ा नहीं है। आप एक बात बताइए कि दुनिया में सबसे बड़ा चरक संहिता सबसे पहले किसके यहाँ आया? अगर साइंस में ही देखें तो साइंस में बड़े बड़े इन्वेंशंस, क्या ये यूजीसी नहीं थी तो क्या इस देश में नहीं हुआ? इस देश की इतनी बड़ी, इतनी पुरानी सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता, महाकाव्य इतने बड़े बड़े लिखे गए, रामचरितमानस, रामायण और गीता, क्या उस समय कोई यूजीसी की इंडेक्सिंग थी? हम जानबूझ करके अपने आप को खुद ही, और यूजीसी से कई बार हम लोगों ने कहा कि आप पहला काम करें कि पहले अपने साथियों पर भरोसा करें। हमारे यहाँ रिसर्च का कहीं स्टैंडर्ड कम नहीं है, पहली बात। दूसरी बात कि दिल्ली के एक कमरे में बैठ करके पूरे देश के बारे में आप कल्पना न कर ले। आप दिल्ली के कमरे में बैठ करके आप सोचते हो कि पिथौरागढ़ के पहाड़ियों में फंसा हुआ हमारा कोई शिक्षक
उतना ही काम कर पाएगा। मेघालय में फंसा हुआ जो पहाड़ी इलाके में, दुर्गम इलाके में, वो भी उतना ही करेगा। ये संभव नहीं है। भारत एक विविधताओं का देश है, तो भारत और चीजों को प्रमोट कीजिए। जब तक प्रमोट आप नहीं करेंगे, आप खुद ही प्रमोट नहीं कर रहे हैं, आप खुद ही विदेशी जर्नल्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इससे इस देश का भला होने वाला नहीं है। तो सबसे जो आवश्यक चीज है, हम लोगों ने कई बार यूजीसी के सामने इस बात को रखा, कई बार धरना प्रदर्शन भी किया कि आप हमारी धरोहर है उसको बचाएं। हमारे वही साइंटिस्ट, हमारे वही टीचर जब दुनिया के दूसरे देशों में जाते हैं, पूजे जाते हैं, और जैसे ही वो हिंदुस्तान में आते हैं, चाहे जितनी बड़ी चीज दे, चाहे जितनी बड़ी बात कहें, तो कहा जाता है कि साहब ये इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये रिसर्च नहीं कर सकते, ये शोध नहीं कर सकते, शोध का स्तर ठीक नहीं है। तो पहले शोध का स्तर ठीक करने के लिए पहले जो यूजीसी हमारी रेगुलेटरी बॉडी है उसको ठीक करना पड़ेगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि सरकारों को अपनी नीयत ठीक करनी पड़ेगी। और ये ब्यूरोक्रेसी जो हमेशा शिक्षकों को गाली देती रहती है, हमेशा कहती है कि ये कुछ नहीं करते, पहले इस मानसिकता में बदलाव लाना पड़ेगा। हमारी तो समझ में ही नहीं आता कि इस देश में जितना विकास हुआ, क्या ये विकास शिक्षकों के अलावा किसी और ने किया शिक्षा में? हम उनको मानते ही नहीं। जिन्होंने विकास किया, हम उनको गाली देते रहते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, दे आर डूइंग नथिंग, दे आर डूइंग फ्रॉड्स। तो जब आप खुद ही उन्हें चोर कहेंगे तो हमें नहीं लगता कि इस देश में विकास हो पाएगा। तो मैं तो खुद ही ये मांग कर रहा हूँ, मेरी मांग भी हम लोगों ने लिखा भी है और यूजीसी के चेयरमैन साहब से कहा भी कि आप कम से कम 75% जनरल्स जो है वो इंडियंस रिजर्व कर दें। हम तो डीएनएस भाई साहब कह रहे थे 50%, हम लोगों ने तो लिख करके दिया है कि आप 75% करें, ताकि हमारे यहाँ के शोध को बढ़ावा मिले, हमारे विद्यार्थी का इंकरेजमेंट हो और हम ये मान के चले कि हम सबसे बेस्ट हैं। जब तक आप खुद नहीं मान करके चलेंगे, आप दूसरे को अच्छा मानेंगे, तब तक हमें नहीं लगता कि हम अच्छे हैं, हम इस बात को साबित कर पाएंगे। आपकी बात बहुत अच्छी है सर, और हम लोग चाहते हैं कि ऐसा ही एक रिप्रेजेंटेशन हम जो है वो जब हम सब लोग मिलके, क्योंकि मैं अभी यूजीसी की जो चीफ बिजनेस अफसर हैं डॉक्टर अर्चना ठाकुर और केयर कमेटी की कोऑर्डिनेटर भी है, मैंने उनसे मिला और उनको ये समस्या बताई, तो उन्होंने कहा कि नहीं सब कुछ ठीक है भारत में, हमने 4 जोन में बांट के रखा हुआ है और वो जो केयर की चारों कमेटीज हैं वो बोलेगी सब कुछ ठीक है। तो सवाल यही है कि वो तभी मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अगर हम इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हम अपनी बातों को रखते हैं, हम अपनी तथ्यपरक चीजों को रखते हैं सरकार के सामने, तो शायद उनको ये लगे कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है। आपने जैसा कहा कि आप कंफर्ट जोन में बैठ के यदि नीतियों को तय करेंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत गड़बड़ है। आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा, आपको राय लेनी पड़ेगी, क्योंकि शोध कंफर्ट जोन में नहीं होगा, शोध तो सर गलियों में ही होगा, शोध तो हार्डकोर में ही होगा। तो मित्रों, जिस तरीके से हम लोग ने अभी तक की चर्चा करी, आपने देखा नए नए बिल्कुल विचार सामने आए। डॉक्टर डी के अवस्थी साहब हैं हमारे साथ, डॉक्टर मनोज पांडे साहब हैं, डॉक्टर डीएनएस यादव साहब अभी किसी जरूरी मीटिंग से उनको जाना पड़ा, इसलिए उन्होंने हमको हमारी मीटिंग को बीच में ही जो है वो छोड़ दिया है और वो पुनः जल्दी ही हमसे जुड़ेंगे। लेकिन इस बीच डॉक्टर अर्चना दीक्षित जी जो कानपुर में है डीजी कॉलेज में केमिस्ट्री विभाग में, और बहुत ही एक्टिव हैं, चाहे वो शिक्षा के प्रति हो, चाहे वो समाज के प्रति हो, चाहे शिक्षक हितों के प्रति हो। तो मैं अर्चना जी के इस सेशन में स्वागत करता हूँ। आजकल मीडिया में बहुत छाई हैं अर्चना जी, मीडिया में बहुत छाई हुई है आजकल। सर बात सही कहा आपने सर। गुदड़ी के लाल छुपाए नहीं छुपते हैं। तो अर्चना जी भी उन्हीं में से हैं। और जैसा हमने पहले भी कहा था कि अगर फॉर्मेलिटी की बात ना होती सर, तो हम लोग कभी ना यूजीसी से कहते कि आप हमको रिसर्च जर्नल में, हमारे रिसर्च जर्नल को मान्यता दो, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारी मान्यता हमारे कार्यों से है, ना कि आपके दिए हुए प्लेटफॉर्म से। अगर हमारे भीतर टैलेंट नहीं होगा तो प्लेटफॉर्म चाहे जितना भी अच्छा हो वो हमें आगे नहीं बढ़ा सकता, और अगर हमारे भीतर टैलेंट होगा तो हमारे पास प्लेटफॉर्म हो और या ना हो, निश्चित रूप से हम अपनी प्रतिभा को आगे लेके ही जाएंगे। सर आपसे एक बात कहनी थी सर, एक बात आपसे कहनी है कि हमारे ऋषियों ने बहुत पहले चीजों को खोज रखा है, और आप तो जानते हैं कि एक नीम का एक ऐसा पेड़ है जिसके की हर चीज जो है इस्तेमाल होती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो मंगा रहा है, अमेरिका हिंदुस्तान से ले रहा है, वो हमारे नीम की छाल से ही निकलती है। और अगर हम उस नीम की छाल को पानी में उबाल लें और थोड़ा सा 1 चुटकी नमक डाल लें और 2 बूंद अल्कोहल मिला लें, इथाइल अल्कोहल, शराब नहीं हो जाएगी वो पीने से, प्रिजर्वेटिव होगा,
और उसको दिन में 5 से 10 बार पिए तो हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन बराबर मिलता रहेगा। बाजार भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। बहुत बढ़िया बात है सर, आपने बहुत बढ़िया बात कही। देखिए कोरोना की तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें बहुत सारी ऐसी हैं जो हमारे घर के आसपास हैं। हम लोग अगर दातून करते रहें और ये टूथपेस्ट ना करें तो हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन बराबर मिलता रहेगा। ये हम आपको बता दें, इसीलिए दातून वातून जो है अपने यहाँ कराई जाती थी पहले, और हम लोग ये सब चीजें छोड़कर विदेशी चीजों पे चले गए हम लोग, जिसपे कि हम लोग को ज्यादा नुकसान। मेरा आपसे चर्चा करना। जी अर्चना जी कुछ कह रही हैं आप? मैंने कहा अवस्थी सर से मैं कह रही हूँ कि सर अपने यहाँ तो खजाना भरा पड़ा हुआ है, चाहे नीम का पेड़ ले लीजिए, गुड़हल का ले लीजिए, गिलोय ले लीजिए, तुलसी ले लीजिए, ये जितनी भी सारी चीजें हैं अगर हम लोग इसको इन्वॉल्व कर ले दैनिक जीवन में तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। एक्चुअली क्या होता है, डॉक्टर खुद क्रिएट करता है प्रॉब्लम को, और वो इसलिए क्रिएट करता है क्योंकि उसको अपनी मार्केट चलानी है। जी अर्चना जी, हमने अपने जो स्वैच्छिक दुनिया चैनल में आप जैसे नगीनों को हमारे दर्शक तमाम सारी बातें आपसे न केवल सीख सके, समझ सके, बल्कि उनका लाभ भी उठा सके। और मैं अपने दर्शकों से हमेशा कहता हूँ कि आप यदि आपके मनों में कोई प्रश्न है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाएं, उसमें अपने प्रश्न छोड़ें, ताकि हमारे जो विशेषज्ञ गण है वो आपको, वो केवल ये नहीं कि डिग्री कॉलेजों में पढ़ाते हैं, यदि आप यहाँ भी कमेंट के रूप में कोई प्रश्न छोड़ेंगे तो हमारे जो विशेषज्ञ जन है वो निश्चित रूप से आपको निदान उसका करेंगे। और हमारे बीच मनोज पांडे साहब हैं। मनोज पांडे जी साहब, आप कुछ कहना चाहते थे? और मैं तो वैसे भी कहता हूँ कि आप हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि जो ये अभी लगभग 60 दिन झेल रहा है भारत। अभी डॉक्टर अर्चना जी कह रही थी कि हमारे यहाँ सब कुछ चीजें प्रचुर मात्रा में है और विदेशियों को या जो मार्केट है उसको मार्केटिंग करना है। तो जिस टॉपिक पर हम लोग भी इस समय बहस कर रहे हैं, ये न सोचिए कि यूजीसी उस मार्केटिंग से अछूता है। ये मार्केटर है दुनिया के। जी मैं के सर से हमारी बात हो रही थी तो मैं सर इस बात को मानता हूँ। आपको 2 उदाहरण देता हूँ। अभी स्कॉपस ने एक वेबिनार रखा था 2-4 दिन पहले, जिसमें उन्होंने लिखा था कि किस तरीके से एक जर्नल को इंडेक्स कराया जा सकता है। मैं आपके समक्ष इस बात को रखना चाहता हूं, मैंने सारे प्रिंट आउट निकाल के रखे हैं। उन्होंने कहा कि आप हमारे वेबिनार में यदि आप हमको जर्नल इंडेक्स करना चाहते हैं तो ये करेंगे, और अपने एक सपोर्टिंग कंपनी का नाम बताया कि यदि आप चाहते हैं तो हमारी 3 तरह की सर्विसेज, जिसमें प्रीमियर और बेसिक और एडवांस, इस तरीके की सर्विसेज थी, और उसके कुछ डॉलर्स में पैसे थे। यानी कि वो सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट नहीं। जो मनोज पांडे साहब आपने कहा मार्केटिंग की बात, एक और संस्था कॉपरनिकस है शायद पहले, उन्होंने कहा कि आप अपने जर्नल को इंडेक्स, जब पब्लिशर अगर आप इंडेक्स कराना चाहते हैं तो आपको 250 यूरो देने पड़ेंगे। पिछली बार हमने उनको 250 यूरो दिए, जो कि भारतीय मुद्रा में शायद 22,500 रुपए होते थे। उनको देने के बाद आज तक हमें कोई रिवर्ट बैक निकल के नहीं आया कि भाई जो है वो उसका क्या हुआ मेरे उन 22,500 रुपयों का। सवाल यह है कि जो भारतीय, जो अभी हम सीखने की मुद्रा में है, ठीक है, अगर आप हमसे कहेंगे तो हम सीख लेंगे। हमारे लिए कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करा दीजिए, हमारे लिए कोई आप जो है सेमिनार करा दीजिए। यदि आपने किसी पब्लिशर से, किसी शोधार्थी से, किसी शिक्षक से कोई सेमिनार करा दें तो शायद हम अपने आप को ज्यादा परिष्कृत कर लें, बजाय इसके कि आप हमसे कह दीजिए कि हमारा जो आपका पेपर है अगर वो अमेरिकन जर्नल में छप जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। मेरी सारी जो बात है वो आप लोग के माध्यम से मैं इसी बात को आगे रखना चाहता हूं कि हमारा कंटेंट आवश्यक है कि हमारा जो कवर पेज है वो आवश्यक है। मुद्दा केवल बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आप देखिए, हमारे यहाँ हिंदू माइथोलॉजी में भगवान के बारे में कहा जाता है, खटखट व्यापे राम, भगवान को जहां ढूंढिए वहां मिल जाएंगे। आप भगवान को ढूंढे दक्षिणी भारत के मंदिरों में जाइए, वहां मिल जाता है। काउंटर खुले हुए हैं, वीआईपी दर्शन और लाइन में लग करके दर्शन। तो ये जो चीजें हैं ये उसी भगवान के समतुल्य है। और वीआईपी दर्शन करना है यानी इंडेक्स में आना है तो वीआईपी दर्शन है, पर्चा कटा लीजिए, वीआईपी दर्शन हो जाएगा। और ये जितना एपीआई से प्रमोशन और प्रमोशन की बातें हुई, सब वही पर्चा था जो वीआईपी दर्शन के रूप में कटा। और मैं तो आपको एक बात बताते हुए मुझे हर्ष भी हो रहा है कि उस एपीआई के दौर में 2010 से हमारी लड़ाई शुरू हुई लुआक्टा के माध्यम से,
और 2015 में जब सरकार ने नहीं माना तो हम सब बहुत बड़ी लड़ाई लड़े और अंत में उत्तर प्रदेश के बहुत सारे साथियों को उससे निजात मिली। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है कि हमारे यहाँ व्यवस्था के रूप में नहीं चलाया जाता। हमारे यहाँ व्यवस्था को विदेशियों से, उनके साथ मार्केटिंग से लिंक करके चलाया जा रहा है। इससे दिक्कतें हैं। पहले सत्र में हमने आपसे कहा भी कि भाई, हमने यूजीसी के चेयरमैन साहब से कहा कि आप दिल्ली के एक छोटे से कमरे में बैठ करके पूरे देश के बारे में कल्पना कर लेते हैं और आपकी लड़ाई चूंकि दिल्ली वालों से है, टूटा से है, तो उसका खामियाजा पूरा देश भुगत जाता है। ये उचित नहीं है। हमने कहा कि अटल जी की कविता पढ़ी कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो हमने कहा यूजीसी कोई छोटी सी बॉडी नहीं है कि इतना छोटा मन आप कर लेते हो, और आपकी लड़ाई अगर दिल्ली के लोगों से, दिल्ली के साथियों से है तो उसकी सजा पूरा देश भुगते। लेकिन अब क्या बताया जाए, जो आपने कहा, हमने कहा, हम भी मानते हैं कि दक्षिणी भारत में जो वीआईपी दर्शन है, वीआईपी दर्शन से ही भगवान के दर्शन होंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर आपकी बिल्कुल बात सही है, लेकिन उनके वीआईपी दर्शन के चक्कर में जो आम भक्त होता है, जो अपनी श्रद्धा से जाता है, वो उसकी श्रद्धा अधूरी रह जाती है। और इसी तरीके से मुझे चिंता इस बात की है कि जो हमारा शोधार्थी वर्ग है, जो गांव से आया है, जो अभावों में हॉस्टल में किसी प्रकार किराए में लेके वो पीएचडी कर रहा है, किसी तरीके से आप सर्व समर्थ हैं, मैं आपको बताना नहीं चाहूंगा, लेकिन तब भी वो बेचारा है जो शोधार्थी है, वो गाइड के चक्कर लगा के थक जाता है, वो यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा के थक जाता है। एक जो शिक्षक है उसको पढ़ाने का मौका कम मिलता है, वो सेमिनार अटेंड करो, बुक पब्लिश कराओ, वो जर्नल में पेपर छपवाओ। चलिए यहाँ तक तो बात समझ में आती है। अब ये है कि आप जाके विदेश में पेपर छपवाओ, तो क्या ये हमारे साथ एक अन्याय नहीं है? इसकी लड़ाई अगर हम और आप मिलके नहीं लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी त्रासदी आने वाली है, बहुत सारे लोग मतलब नुकसान में होने वाले हैं। तो चूंकि आप प्रबुद्ध वर्ग हैं और प्रबुद्ध वर्ग के सामने ही इन समस्याओं का निदान हो सकता है। आप समर्थ हैं, लड़ने में समर्थ हैं, आप अपनी बात को कहने में समर्थ हैं, तो इसलिए मेरा इस प्रबुद्ध मंच से आग्रह है कि कृपया जागरूक हो, क्योंकि अगर हम जागरूक नहीं होंगे, मैं हर बार कहता हूं कि बोलो अगर सबको जीना है सर उठाकर, वरना नहीं रख पाएंगे आजादी हम बचाकर। तो बोलना होगा, और बोलने के लिए मुझे लगता है कि पांडे साहब से ज्यादा अच्छा मंच, पांडे साहब से ज्यादा अच्छा प्रतिनिधि हमें नहीं मिलने वाला है। अवस्थी साहब ने तो कहा ही कि यहाँ तो बहुत संभावनाएं हैं शोध की, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है। और हमने समाज विज्ञान में बहुत बचपने में प्रतिभा पलायन का जो परिभाषा थी, वो प्रतिभा पलायन का था ही याद नहीं मिलती, इसीलिए हम बाहर भाग के जाते हैं। इन्हीं सारी बातों की चिंता करते हुए सोशल रिसर्च फाउंडेशन आप देख रही होंगी कि लगातार जुड़ा हुआ है, लगातार इस बात में लगा हुआ है कि हमारी भारतीय पत्रिकाएं हैं, भारतीय परिस्थितियों को ही तरजीह मिले, क्योंकि जो नीम की चीज है या जो सारी देसी चीजें हैं उनको भारतीय रिव्यूअर ही समझ सकते हैं। लेकिन मुद्दा इससे भी थोड़ा सा अलग है। वो अलग इसलिए है क्योंकि बजाय इसके कि आपने किसी जर्नल से, किसी संपादक से, किसी प्रकाशक से क्वेरी करी नहीं कि भाई आप किन चीजों को अडॉप्ट कर रहे हैं, अगर वो आपके हिसाब से सही होते तो आप उनको अंदर कर लेते, वो होते नहीं होते तो आप उनको बाहर कर देते। मैं इन्हीं बातों के साथ आप लोगों को, और मैं सोचता हूं कि अर्चना जी, मैं आपको ये जिम्मेदारी देता हूं कि आप लखनऊ से मनोज सर, DK अवस्थी सर, ऐसी एक कमेटी बनाइए सोशल रिसर्च फाउंडेशन के लिए, जो इन बातों को आगे बढ़ाए। और हमारे जो शोधार्थी वर्ग है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी देश का युवा ही उस देश का भविष्य होता है। आज अगर हम अपने एक युवा वैज्ञानिक को डिसग्रेस कर देंगे, उसको हतोत्साहित कर देंगे, तो कल के लिए जो हमारा भविष्य है वो निश्चित रूप से बहुत गड़बड़ होने जा रहा है। मैं आप लोग को एक जिम्मेदारी सौंपता हूं कि आप करिए, सोशल रिसर्च फाउंडेशन आपके साथ है, आपके पीछे भी है, आपका एक ऑफिशियल क्लर्क है जो आपके इस काम को आगे बढ़ाने में हमेशा लगा हुआ है। ठीक है, मैं इन्हीं शब्दों के साथ इस मीटिंग को अभी वाइंड अप करना चाहता हूं क्योंकि टाइम आउट हो रहा है। ऑफिशियल वो नहीं है, ये ऑफिशियल लीडर है हम लोगों का। आपका रिसर्च फाउंडेशन जो है ये लीडर है, हम लोगों को आगे ले जाने में मदद करेगा, ये लीडर है। सर आपकी भावनाओं की मैं कदर करता हूं। मैं निश्चित रूप से कहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन, वो अगर आप लोग का संरक्षण रहेगा तो वो बहुत आगे जाएगा। और मैं आपके ही माध्यम से ये भी कहता हूं अपने दर्शकों से
कि जैसा डीके अवस्थी सर ने कहा कि मत घबराओ कोरोना से, आपके पास इतना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने की चीजें हैं, इतनी वनस्पतियां हैं आपके पास, आप उनको यूज करें। और यदि आपके मन में कोई संशय है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना एक प्रश्न छोड़ के देखिए, तो अवस्थी साहब, अर्चना दीक्षित जी, मनोज पांडे साहब और तमाम तरह के विशेषज्ञ, तमाम विषयों के विशेषज्ञ हमारे सुरक्षित दुनिया चैनल को आपको मुहैया कराएंगे। सोशल रिसर्च फाउंडेशन के मंच से आपको उन चीजों को देंगे, क्योंकि हम खाली पढ़ा नहीं रहे बल्कि हम कुछ समाज को दे रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के, यही समाज को ही देना है हमको जी, वो समाज को ही देना है, तभी हमारी रियल टीचर है, नहीं तो बेकार है टीचर होना। शिक्षा का मतलब यही है कि हमको ऐसी शिक्षा, सर कहा जाता है, चाणक्य ने कहा है कि ऐसी शिक्षा, ऐसा शोध जो समाज के कार्य ना आ सके, उस शोध का कोई मतलब भी नहीं होता है। शोध तो समाजोपरक ही होता है, साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण ही होता है। और मैं तो कहता हूं कि उंगली पकड़ के किसी से कुछ सीखना शुरू, वह शख्स उसी वक्त बना स्वयं ही गुरु। तो मैं तो इस व्यवस्था में यकीन करता हूं कि मुझे तो कुछ भी मिल जाता है, मैंने तो आपसे सीख लिया। अभी मैं यहाँ से जाऊंगा तो पहले नीम के पेड़ के पास जाऊंगा, कुछ छाल वगैरह निकालूंगा और कुछ अपना इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाऊंगा। यही अपील मैं अपने दर्शकों से भी करता हूं। और मैं सबसे कहता हूं कि लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आप इसको कतई हल्के में ना लीजिए। आप कृपया अपने घरों में सुरक्षित रहिए। अभी भी होम डिलीवरी और बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि जो जान है जहान है। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि देश की स्थितियां ठीक हो जाए, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। और हमें यही देना है कि हम अपने घरों में सुरक्षित रहें, हम बिना वजह सड़कों पे ना निकले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आप सबको पुनः धन्यवाद देता हूं। सादर नमस्कार।